प्रश्न नंबर 19 है, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दें। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहा जाता है, जिसे m से सूचित किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो आवर्धन m का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। प्रश्न नंबर 21 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो यदि इसीलिए f बराबर r/2 यानी 20 सेमी वक्रता त्रिज्या है, तो आपको f ज्ञात करना फोकस दूरी, तो 20/2 यहाँ कट जाएगा, 2 है 20 यानी 10 सेमी। प्रश्न नंबर 22 है, उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखें। तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ होता है? तो समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का ऋण, ये जो धनात्मक चिन्ह है, यह बता रहे कि वह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बन रहा है। प्रश्न नंबर 23 है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? तो यहाँ f निकालना है, तो f बराबर r/2, r का मान 32 दिया हुआ, तो 32/2 यानी 16 सेमी उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद ही जिस बिंदुओं से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, तो यह किस दिशा में परावर्तित होगी? तो उल्टी दिशा में यानी विपरीत दिशा में। प्रश्न नंबर 27 है, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग को बताएं। तो अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है, दाढ़ी बनाने में और वाहनों की हेडलाइट या सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम इसी वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न को भी हल करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। क्लास 10th का फिजिक्स का 10वीं चैप्टर का लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन है कि अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? चलिए 1 नंबर पॉइंट में अपसारी किरण पुंज, तो इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आकर के फैलती चली जाती है। दूसरा है समांतर किरण पुंज, ऐसी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। और थर्ड यानी तीसरी जो है अभिसारी किरण पुंज है, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है या मिलती हुई दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 2 है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों में अंतर निम्न है। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सके पारदर्शी पदार्थ कहलाते, जैसे हवा हो गया, कांच, पानी आदि। दूसरा है पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का थोड़ा सा अंश ही पार कर सके पारभासी पदार्थ कहलाते, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, बैलून का रबर आदि। और थर्ड नंबर हो गया अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार ही नहीं कर सकते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते, जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, गत्ता हो गया आदि। प्रश्न नंबर 3 है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर निम्नलिखित है। तो चलिए 1 नंबर में वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखें। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं निम्न है, जिसमें पहला नंबर हो गया, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। सवाल नंबर 6 है, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है।
तो चलिए अवतल दर्पण के बारे में हम देखते हैं। गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रचित करने पर कोई अवतल दर्पण बन जाता है, जबकि बाहरी सतह को रचित करने पर उत्तल दर्पण बन जाता है। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण की बाहरी सतह से होता है। प्रश्न नंबर 7 है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल में या अवतल में या समतल में या तीनों में? तो उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी बनता है, चाहे वो वस्तु कहीं पर भी क्यों न हो, हमेशा आभासी ही बनता है। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर यानी पीछे देखने वाले ऐना के रूप में उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वे किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और वह छोटा होता है। इनका दृश्य क्षेत्र यानी देखने वाला क्षेत्र काफ़ी बड़े होते हैं क्योंकि ये बाहर की ओर जो है वक्रीय होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। दोस्तों आप लोग को हम दिखा देते हैं। आप यहाँ देखिए फिगर है और हमने सिद्ध किया है। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको परेशानी ना हो। थोड़ा उस साइड में भी है। यहाँ देखिए इस प्रकार हमने सिद्ध किया F बराबर R/2। सवाल नंबर 11 है, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख द्वारा खींच कर दिखाइए। यहाँ देखिए मैंने किरण आरेख खींचा है। आप भी यदि आप किरण आरेख खींचना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट मार करके कर सकते हो। चलिए इसको हमने देखा। अब इसके बाद इसके बारे में लिखते हैं कि जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच रहती है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित चित्र के किरण आरेख को पूरा कीजिए और प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण कीजिए। यहाँ देखिए कि हमने फिगर बनाया और निर्धारण भी किया है। तो इस प्रकार आप यदि देख करके बनाना चाहते हैं तो आप बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और इसका सेकंड फिगर भी होगा, ये है सेकंड फिगर, इसे भी आप लोग देख लीजिए। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रहती है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। तो देखिए वस्तु के बराबर यहीं पर दोनों फिगर भी बना, उसका प्रतिबिंब भी और वस्तु भी वहीं पर है। प्रश्न नंबर 13 में कह रहा, किरण आरेख की सहायता से यानी अवतल दर्पण में आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब का बनना दिखाइए। इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताइए साथ में। तो हमने ऐसा फिगर बनाया है अवतल दर्पण का और देखिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब यहाँ और वस्तु यहाँ है। इस प्रकार आप लोग भी देखिए कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रहती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर बनता है और यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और आवर्धित यानी वस्तु से बड़ा बनता है। इस प्रकार दर्पण के सामने में जैसे सैलून में हम हजामत के लिए ग्राहक को बैठाते हैं या बैठाया जाता है, तो दाढ़ी बनाने हेतु आदि का काम इसी प्रकार किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, यदि 25 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी का प्रास क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा? इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख खींचिए। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो उस वस्तु का सीधा और आवर्धित आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अतः उपयुक्त परिस्थिति में वस्तु की दूरी दर्पण से 0 सेमी से लेकर के 25 सेमी के बीच होनी चाहिए। अब प्रतिबिंब आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। प्रश्न नंबर 15 है, दोस्तों वीडियो नहीं काट पा रहे हैं इसलिए कि एग्ज़ाम कल है, थोड़ी आप लोग को सहायता मिल जाएगा इसलिए हम। चलिए प्रश्न नंबर, इसलिए साइड में आप लोग को ये दिखता होगा, वीडियो कटिंग करके नहीं बना रहे, सीधे आप लोग को हम रिकॉर्ड करके ही सोचो कि डाल रहे हैं। चलिए किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति क्या होगी। तो इस प्रकार इसका फिगर है, फिगर को भी समझ लीजिए।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी है और इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। यह प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। इस प्रकार हम अन्य किरण आरेख खींचकर देखते हैं कि वस्तु जैसे जैसे आप आगे की ओर या फिर यानी पीछे फोकस की ओर खिसकता जाएगा या खिसकाते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही छोटा होता जा रहा है यानी होता जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेलनाकार दर्पण एक तरह से समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का संयोजन है। ऊर्ध्वाधरतः यह एक समतल दर्पण और क्षैतिजतः एक उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। तो ऐसे दर्पण में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति के लंबाई के बराबर होगी, लेकिन व्यक्ति के शरीर की चौड़ाई से प्रतिबिंब के शरीर की चौड़ाई कम होगी। इसलिए ऐसी दर्पण में व्यक्ति को अपना चेहरा और शरीर पतला दिखाई देता है। लास्ट नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट 17 देखिए, निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाएगा उनका नाम बताइए। कार की हेडलाइट में तो अवतल दर्पण, वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने वाला ऐना में उपयोग किया जाने वाला दर्पण तो उत्तल दर्पण होगा, और सौर भट्ठी में उपयोग किए जाने वाला दर्पण तो अवतल दर्पण हो गया। चलिए इसी के साथ आज हम खत्म करते हैं।